तारा हैरानी से निहाल की तरफ देखने लगी, फिर बोली, ये सब तुम क्यों कर रहे हो निहाल? तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए आई थी ताकि तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवा सकूं। और अब काफ़ी हद तक तुम्हारी और नैना के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी ठीक हो चुकी है। जिस पर निहाल बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे बार बार नैना की तरफ धकेल रही हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तारा बोली, क्योंकि यही तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ना। यही तो तुम चाहते थे। नैना को पाने के लिए ही तो मैं तुम्हारी मदद करने आई थी ना। तो फिर अब क्या हुआ है? ये सुन निहाल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, देखो, तुम पहले चेंज कर लो, फिर बैठकर बात करते हैं, कहकर उसने अपने लिए कपड़े लिए और चेंज करने दूसरे रूम में चला गया। कुछ देर बाद दोनों ने अपने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और वो दोनों नीचे हॉल में बैठकर गरम गरम कॉफी पी रहे थे। ये जगह बेहद खूबसूरत थी। इस कॉटेज के दो तरफ शीशे की दीवार थी, जिससे बाहर की वादियां साफ साफ दिखाई देती थी। एक सुकून, एक कुदरत और वादियों का खूबसूरत नज़ारा, ये सब मिलकर इस जगह को बेहद दिलकश बना रहे थे। निहाल और तारा आमने सामने बैठे कॉफी पी रहे थे और बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रहे थे। निहाल ने तारा से पूछा, तुम आगे क्या करना चाहती हो तारा? देखो, अगर तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो तो चलो चलकर तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी में बात करते हैं। तुम जहाँ भी अपना एडमिशन करवाना चाहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। जिस पर तारा ने नामे से हिलाया और बोली, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए निहाल। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। रही बात यूनिवर्सिटी की, तो मैं ज़रूर जाऊँगी, मगर अपनी मेहनत के पैसों से। अभी तक तो मैं तुम्हारी कंपनी में काम कर रही थी, मगर अब मैं सोचती हूँ कि मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँ। उस नौकरी में मैं इतना तो कर ही पाऊंगी कि अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकूँ। तो निहाल बोला, तुम्हें कहीं और नौकरी ढूंढने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम्हें कंपनी पसंद नहीं है? अगर तुम्हें यहाँ पर काम करने में कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या तुम्हें अपनी पोजीशन पसंद नहीं? तुम बताओ, तुम किस पोजीशन पर काम करना चाहती हो? तुम क्या काम करना चाहती हो? तुम्हें वही मिलेगा। तारा एक बार फिर बोली, मगर क्यों निहाल? मैं अपने बूते पर खुद को साबित करना चाहती हूँ। तुम क्यों यह सब कर रही हो मेरे लिए? प्लीज मत करो। निहाल बोला, तो फिर तुम भी मेरी बात मानो, कोई और जॉब मत ढूंढो। तुम जब तक भी काम करना चाहें इसी कंपनी में रहकर काम करो। तुम्हें हर महीने तुम्हारी सैलरी मिलेगी और फिर उस सैलरी से ही तुम अपनी पढ़ाई आके पूरी कर सकती हो। मेरी इतनी बात तो मान सकती हो ना? जिस पर तारा ने कहा, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, कहकर चुपचाप अपनी कॉफी पीने लगी। निहाल ने आगे पूछा, तो क्या तुम अब मान गई हो? जिस पर तारा हैरानी से बोली, क्या मान गई हूँ? तो निहाल बोला, मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? तुमने मुझे माफ कर दिया मेरी उस गलती के लिए? ये सुन तारा निहाल को फिर से घूरने लगी और बोली, तुम दोबारा इस बारे में कोई बात मत करो। मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ और बहुत नाराज हूँ। ये सुनते ही निहाल ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, क्या चाहती हो मेरी माँ? क्या चाहती हो? मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? तारा को गुस्सा चढ़ने लगा था। वो चिल्लाते हुए बोली, सॉरी बोलना था तुम्हें? तुम एक सॉरी नहीं बोल सकते। तुमने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, मगर तुमसे एक सॉरी नहीं बोला जाता। इतनी ईगो है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे जो मन में आया तुमने मुझे कहा। तुमने इतना बड़ा चोरी का इल्जाम मेरे सिर पर लगा दिया। निहाल भी लगभग चिल्लाते हुए बोला, तो इसके लिए मैं गलती मान चुका हूँ ना? मुझे कभी शक नहीं था तुम पर तारा। मैं हमेशा से जानता था कि तुम निर्दोष हो। तुमने कुछ नहीं किया। जिस पर तारा बोली, तो फिर तुम बोले क्यों नहीं? वहां सबके बीच तुमने कहा क्यों नहीं कि तारा यह नहीं कर सकती? बल्कि तुमने तो मुझे सबके सामने जाने के लिए कह दिया और अब यहाँ अकेले बैठकर मुझे वापस ऑफिस ज्वाइन करने के लिए मना रहे हो। तुम खुद सोचो, मेरा क्या जवाब होना चाहिए? मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी हरकतों से। निहाल को भी अपनी गलती का पछतावा था। वो जानता था किया तो उसने गलत ही है, और तारा अगर उसे इतना गुस्सा कर ही रही थी तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक ही थी। दोनों चुपचाप कुछ देर वहीं बैठे रहे। बारिश भी बंद हो चुकी थी। तारा आगे बोली, बारिश बंद हो चुकी है, मौसम भी कुछ ठीक लग रहा है। अब हमें चलना चाहिए। रात होने से पहले मैं घर पहुंचना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अब जाकर निहाल की नज़र तारा की उस ड्रेस पर पड़ी जो वो खुद उसके लिए लेकर आया था।
तारा पर वो ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही थी। तारा ने जब देखा कि निहाल कैसे आंखें फाड़े उसे ऊपर से नीचे तक निहार रहा है, तो वो उबलते हुए बोली, क्या पहले मुझे कभी देखा नहीं क्या? जिस पर निहाल खोए हुए ही बोला, देखा तो बहुत बार है, और हर बार तुम मुझे सरप्राइज कर देती हो। यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तारा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और बोली, हाँ ठीक है, थैंक्स। और एक छोटी सी स्माइल उसके चेहरे पर भी आ गई। वो नहीं चाहती थी कि निहाल समझ जाए कि वो इतनी जल्दी मान चुकी है और उसे माफ भी कर चुकी है। इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ ही रखा और निहाल की तरफ पीट करके खड़ी रही, इस बात से अनजान कि सामने की ग्लास वॉल में निहाल तारा का चेहरा देख पा रहा था और उसकी स्माइल भी, जिसे देख निहाल के चेहरे पर भी एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ गई थी। कुछ ही देर में दोनों निहाल की गाड़ी में घर की तरफ निकल गए। निहाल और तारा में एक दूसरे से सुलह हो चुकी थी। तारा ने निहाल की बात मान भी ली थी और उसी की कंपनी में अपनी जॉब कंटिन्यू करने का सोचा था। अगली सुबह वो दोनों रूटीन से ऑफिस पहुंचे। निहाल ने तारा को अपने केबिन में बुलाया और किसी प्रोजेक्ट की लैंडस्केपिंग पर डिस्कशन करने लगा। तारा बेहद ही ध्यान से उसकी सभी बातें सुन रही थी। वो काम में इतनी ज्यादा खो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब निहाल उसके करीब आ गया। निहाल ने उसे कुर्सी से खड़े होने का इशारा किया तो तारा उसे हैरानी से देखने लगी और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। निहाल उसके और करीब आया और उसका हाथ थाम उसकी रिंग फिंगर में एंगेजमेंट रिंग पहना दी। तारा उसे देखती रह गई, फिर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? निहाल बहुत प्यार से बोला, इस रिंग को उसकी सही जगह पर पहुंचा रहा हूँ। ये रिंग तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी ही रहेगी। निहाल की बात सुन तारा की आंखें सिर्फ उसके चेहरे पर ही जमी थी। निहाल ने अभी भी एक हाथ से उसका रिंग वाला हाथ थाम रखा था और दूसरा हाथ तारा की कमर पर था। दोनों बस एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी निहाल के केबिन का डोर नॉक हुआ। दोनों का ध्यान उस तरफ गया। जब दोनों ने पलट कर देखा तो पाया कि वहां पर नैना और तनिष्क खड़े थे। दोनों ही मुस्कुराते हुए केबिन में आए। निहाल और तारा ने उनका हालचाल पूछा। इस पर तारा ने जवाब दिया, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुम सुनाओ, तुम दोनों कैसे हो? नैना बोली, हम दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश भी। अब क्या बताएं, बात ही ऐसी है। निहाल ने पूछा, ऐसी भी क्या बात है जो तुम इतनी चहक रही हो? तो नैना आगे बढ़ी और एक कार्ड तारा निहाल के आगे करते हुए बोली, ये हमारी शादी का कार्ड है। अगले हफ्ते मैं और तनिष्क शादी कर रहे हैं। बस तुम दोनों को यही खुशखबरी सुनाने आए थे। ये सुनते ही निहाल और तारा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। निहाल ने जिस हाथ से तारा का हाथ पकड़ा हुआ था वो एकदम छूट गया और ये बात तारा के साथ साथ नैना ने भी नोटिस की। निहाल हैरानी से नैना की तरफ देखता रह गया और उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो बिल्कुल नाखुश था। तारा बात को संभालते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर अचानक तुमने शादी का फैसला ले लिया, वो भी इतनी जल्दी। तारा की बात सुनते ही नैना ख्यालों में खो गई। उसे याद आ रहा था कि पिछले 2 दिन उसके साथ क्या क्या हुआ। फ्लैशबैक 2 दिन पहले तनिष्क और नैना का झगड़ा बढ़ता जा रहा था। तनिष्क को बार बार यही लगने लगा था कि नैना अभी भी निहाल से प्यार करती है और उसके पास वापस जाना चाहती है। वो अपने कानों से सुन ही चुका था कि नैना तनिष्क के साथ सिर्फ एक वजह से थी और उसे प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। जब यही सब बातें तनिष्क ने लड़ाई के दौरान नैना से कही तो नैना को लगा कि तनिष्क भी उसके यहाँ से जा रहा है। ना ही वो निहाल को वापस ला सकती थी और तनिष्क भी उससे गुस्सा था। अपने रिश्ते को संभालने के लिए नैना ने तनिष्क से कहा, तुम बताओ इस रिश्ते को बचाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत अनमोल है। तनिष्क बोला, अगर यह रिश्ता तुम्हारे लिए इतना ही अनमोल है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनते ही कुछ पल के लिए नैना फ्रीज हो गई, मगर फिर खुद को संभालते हुए बोली, हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर तनिष्क ने कहा, ठीक है, अब मैं और ज्यादा वेट नहीं करना चाहता और अगले ही हफ्ते तुमसे शादी करूंगा। ये सुनते ही नैना ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी और बोली, अगर मेरे तुमसे शादी करने पर तुम्हें यकीन हो जाता है कि मेरे और निहाल के बीच में अब कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता है, तो ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। नैना की बात सुन तनिष्क के दिल को काफी ठंडक मिली। उसने आनंद फानंद में शादी की तैयारियां शुरू कर दी। फ्लैशबैक खत्म। यही सब सोचते हुए नैना निहाल के केबिन में खड़ी थी
फिर तनिष्क ने कहा, हम सिर्फ तुम्हें इनविटेशन देने आए थे, तुम दोनों जरूर आना। अब हमें चलना चाहिए, हमें जाकर अपने और फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना है। ये कहते कहते उसने नैना की कमर पर हाथ रख लिया, जो कि तारा के साथ साथ निहाल ने भी नोटिस किया। निहाल की नज़र तनिष्क और उसके हाव भाव पर ही जमी थी। तनिष्क नैना वहां से चले गए। उनके जाते ही केबिन में सन्नाटा पसर गया। तारा को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। नैना की शादी का मतलब था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म। जब उसने चेहरा उठाकर निहाल की तरफ देखा तो पाया कि निहाल बेहद गुस्से में वहां खड़ा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगी थी। तारा आगे बढ़ी और निहाल के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुम ठीक हो निहाल? जिस पर निहाल ने उसका हाथ झटक कर गुस्से से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तारा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक निहाल का मूड इतना खराब क्यों हो गया। कल जो उन्होंने बात की थी तो उसे समझ आ रहा था कि निहाल अब शायद नैना में इंटरेस्टेड नहीं है, मगर इस बात में अगर 1% की भी सच्चाई थी तो आज नैना की शादी की खबर सुनते ही निहाल बौखला क्यों गया था। तारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वहां से अपनी फाइल्स लेकर चली गई। तारा के केबिन से जाते ही निहाल अपना सिर पकड़कर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि मुझे क्या हो रहा है। मैं नैना की सच्चाई जानता हूँ और पसंद तारा को करने लगा हूँ, तो फिर नैना की शादी की खबर सुन मुझसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। कुछ पल बाद उसने अपने डैड को कॉल किया। फिर बोला, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अखिलेश जी ने जवाब दिया, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। निहाल बोला, डैड नैना तन्नी से शादी कर रही है। पता नहीं मुझे क्यों बार बार लग रहा है कि हमारे हाथ से नैना की होल्डिंग वाले शेयर्स जाने वाले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करने वाली है, पर वो कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। क्या आप प्लीज उसे या उसके डैड से बात करके वो शेयर्स खरीद सकते हैं? कुछ सोचते हुए अखिलेश जी बोले, मगर नैना ने अगर शादी के लिए हाँ कर भी दी है तो इसमें वो शेयर्स क्यों बेचेगी? वो तो होल्डिंग में रहकर काम करेगी ना। ये सुनते ही निहाल ने एक बार फिर से अपना सिर पकड़ लिया और बोला, मुझे नहीं लगता तनिष्क नैना को इस कंपनी में या होल्डिंग में काम करने देगा। और अगर वो उसे काम ही नहीं करने देगा तो नैना होल्डिंग के 50% शेयर्स का क्या ही करेगी। इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप प्लीज नैना से बात करिए और वो शेयर्स खरीद लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहर वाला आकर इस बात का फायदा उठा ले। अखिलेश जी 1% भी निहाल की बात सुनने या समझने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें तो जैसे नैना पर अंधा विश्वास था। निहाल को भी समझ आ रहा था कि उसके डैड इस मामले में कुछ नहीं करेंगे। नैना की शादी की खबर हर तरफ फैल गई थी और ये बात जब चेतना जी तक पहुंची तो वो काफी शॉक्ड हो गई। उन्होंने भाभी से कहा, ऐसे कैसे नैना शादी के लिए हाँ कर सकती है? वो निहाल के पास वापिस आना चाहती थी ना, तो ऐसा क्या हो गया जो उसने तनिष्क के साथ शादी के लिए हाँ कर दिया? भाभी कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, मगर जरूर उनकी निहाल सर से इस बारे में ही कोई बात हुई होगी। चेतना जी ने सोचा कि इस बारे में निहाल से ही बात करनी पड़ेगी। निहाल जब शाम को ऑफिस से घर आया तो चेतना जी उसे गार्डन में ही बैठी मिली और उन्होंने निहाल को आवाज लगाकर अपने पास आने के लिए कहा। निहाल जब उनके पास आकर बैठा तो चेतना जी ने नोटिस किया कि निहाल काफी खराब मूड में था। चेतना जी प्यार से इसका कंधा सहलाते हुए बोली, क्या हुआ? आज लगता है तुम काफी खराब मूड में हो। जिस पर निहाल ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, मगर बोला कुछ नहीं। चेतना जी ने फिर पूछा, क्या ये बात नैना तनिष्क की शादी से रिलेटेड है? जिस पर निहाल चेतना जी को देखने लगा। वो आगे बोला, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मैं नैना के लिए वो फीलिंग नहीं रखता जो मैं पहले रखता था, मगर फिर भी न जाने क्यों आज उसकी शादी की खबर सुन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चेतना जी ने प्यार से उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, यही तो प्यार है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, इसे ही प्यार कहते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम जाकर एक बार नैना से बात तो करो। वो तुम्हारे लिए सूटेबल पार्टनर है, उसका रहन सहन और कल्चर हमारे से मेल खाता है। नैना ने बहुत वक्त लगा दिया है तुम्हारे इंतजार में और अब शायद वो और इंतजार कर भी ना पाए, इसलिए प्लीज मेरी बात मानो और जाकर एक बार नैना से मिलो। निहाल चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, मगर कोई जवाब दिए बिना ही वहां से उठकर चला गया।
उसकी इस हरकत से चेतना जी भी काफी परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ तारा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक नैना ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। उसे लग रहा था कि निहाल के मन में अभी भी नैना के लिए फीलिंग्स है, तभी उसकी शादी की खबर से वो अपसेट हो गया है। रात के समय तारा ने निहाल को कॉल किया और पूछा, क्या तुम ठीक हो निहाल? जिस पर निहाल ने हाँ में जवाब दिया। फिर तारा बोली, देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हें नैना और तनिष्क की शादी की खबर ने काफ़ी अपसेट कर दिया है, मगर तुम फिक्र मत करो, अभी भी हमारे पास वक्त है। जब तक शादी पूरी तरह से हो नहीं जाती तब तक हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। उसकी बात सुनते ही निहाल ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, कितना छोटा सा दिमाग है तुम्हारा और बातें इतनी बड़ी बड़ी सोचती हो। तुम रहने दो, अब मैं तुम्हें इस समय इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा। जिस पर तारा ने पूछा कि अगर तुम्हें नैना की शादी से कोई परेशानी नहीं है तो फिर तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों हुआ है? निहाल ने आगे जवाब दिया, बहुत लेट हो रहा है तारा, अब तुम रेस्ट करो, कल ऑफिस में मिलेंगे। कहकर निहाल ने फोन रख दिया और वह अपनी ही सोच में गुम हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नैना का किसी और से शादी करना उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों दे रहा था। वो अपने इमोशंस से कंफ्यूज हो चुका था। यही सब सोचते सोचते निहाल के दिमाग में बार बार तारा की कही हुई बात घूम रही थी कि उसे जाकर नैना से बात करनी चाहिए। ऐसे ही रात बीत गई। अगले दिन सुबह निहाल ऑफिस पहुंचा और उसने नैना को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ नैना तनिष्क के साथ अपनी शादी की तैयारियों में बिजी थी। उसने निहाल का कॉल देख तो लिया था, मगर तनिष्क के आसपास होने की वजह से उसका कॉल नहीं उठा पाई। वो नहीं चाहती थी कि तनिष्क के मन में एक बार फिर से किसी किस्म का कोई शक आए, इसलिए उसने सोचा कि निहाल को बाद में कॉल बैक करेगी। सारा दिन ऐसे ही बीत गया। शाम को जब नैना फ्री हुई तो उसने निहाल को वापस कॉल किया, जिस पर निहाल ने कहा, क्या तुम ये फैसला जल्दीबाजी में ले रही हो? तो नैना बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रही। निहाल बोला, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ एक आखिरी दफा। ये सुन नैना एक बार फिर से खुश हो गई। उसे लगा शायद बात करने के बहाने निहाल वापस उसे खुद के पास बुला रहा था। नैना को तनिष्क के साथ शादी में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर फिर भी निहाल था तो उसका पहला प्यार ही, जिसे वो चाह कर भी भूल नहीं पा रही थी। मगर तनिष्क से शादी कर वो अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहती थी। नैना आगे बोली, मैं आज तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी, मगर कल मैं आकर तुमसे तुम्हारे ऑफिस में ही मिलूंगी। जिस पर निहाल ने भी ठीक है कहा और फोन काट दिया। निहाल का पूरा दिन इसी उधेड़-बुन में निकल गया। कैसे आगे क्या करना चाहिए? उसने अपने डैड से एक बार फिर बात करने की कोशिश की ताकि वो नैना के 50% शेयर कर ही सके, मगर उसके डैड ने उसकी एक ना सुनी। काम के बाद सभी अपने अपने घर लौट गए। पिछले दिन के मुकाबले आज निहाल काफी शांत था। उसने तारा को उसके घर ड्रॉप किया और फिर अपने घर के लिए निकल गया। जैसे ही निहाल गिलास हाउस पहुंचा तो उसके पीछे पीछे से बॉबी भी आया और बोला, मिस्टर निहाल क्या आप बिजी हैं? निहाल जो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था, उसे एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया, जिसे देख उसने अपनी आंखें बंद करके एक विश मांगी। इस वक्त निहाल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये बात बॉबी ने भी नोटिस की और काफी हैरान हुआ, क्योंकि निहाल इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मगर शायद तारा के साथ रहकर उसमें कुछ बदलाव आने लगे थे। फिर वो निहाल की तरफ देखते हुए बोला, आप माने या ना माने, मगर आपकी जिंदगी का टूटता तारा तारा ही है। यह सुन निहाल ने बॉबी को सवालिया नजरों से देखा, जिस पर बॉबी ने अपना आईपैड उसके आगे कर दिया। निहाल ने पूछा, ये क्या है? तो बॉबी बोला, ध्यान से देखिए कैसे आपका टूटता तारा आपकी जिंदगी की सभी परेशानियां दूर कर रही है, वो भी बिना आपके जाने। निहाल ने अपनी नजरें आईपैड पर ही जमा कर रखी थी। उस पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें चेतना जी को तारा घर से बाहर लेकर गई थी। वीडियो देखते देखते ही निहाल की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें वो कंट्रोल न कर सका और बिलख कर रोने लगा। न जाने कितने सालों के बाद आज उसने अपनी माँ को घर से बाहर जाते देखा था। डॉक्टर के और थेरेपिस्ट के कहने पर उसने कई बार कोशिश भी की थी कि वो अपने साथ चेतना जी को घर से बाहर ले जा पाए, मगर हर बार चेतना जी को पैनिक अटैक हो जाता था और उनकी तबीयत पहले से कहीं ज़्यादा बिगड़ जाती थी। ये सब हालात देखते हुए निहाल ने कोशिश बंद कर दी थी,
मगर आज जो उसने अपनी आंखों से देखा था उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस वीडियो के खत्म होने के बाद निहाल ने उसे दोबारा चलाया, फिर तिबारा, फिर एक बार और, फिर एक बार और, बार बार उस वीडियो को चलाकर देखता रहा। भाई उससे कुछ दूर खड़ा बॉबी भी उसके एक्सप्रेशंस और उसकी हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा था। निहाल के आंसू और सिसकियां अब एक मुस्कुराहट में बदल चुकी थी। वो अपनी माँ के लिए बहुत खुश था और मन ही मन तारा को धन्यवाद भी बोल रहा था। कुछ देर बाद उसने आईपैड बॉबी को वापस दिया और पूछा, मॉम कहाँ है अभी? जिस पर बॉबी ने कहा, पूल के पास है, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। ये सुनते ही निहाल पूल की तरफ बढ़ गया। दरअसल जब चेतना जी निहाल को बार बार समझा रही थी कि उसे नैना को कॉल करना चाहिए और कैसे वो उसकी परफेक्ट पार्टनर है, ये सब बातें पीछे खड़ा बॉबी भी सुन रहा था। कहीं ना कहीं बॉबी को निहाल के लिए नैना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो एक नंबर की नकचड़ी और अकड़ू लड़की थी, मगर उसे तारा बहुत पसंद थी। इसलिए उसने मन बना लिया था कि तारा की मदद वाली बात अब ज़्यादा दिन निहाल से नहीं छुपाएगा। वो नहीं चाहता था कि नैना निहाल की ज़िंदगी में वापस आए, क्योंकि तारा जब से निहाल की ज़िंदगी में आई थी, निहाल बदलने लगा था। वो खुश रहने लगा था, हंसने लगा था, मुस्कुराने लगा था, जैसे ज़िंदगी वापस जीना सीखने लगा था। और उसके अंदर ये बदलाव देख बॉबी भी बहुत ही खुश था। इसलिए उसने आज निहाल के घर आते ही उसे वो वीडियो दिखाई। निहाल पूल साइड पर आया तो देखा कि उसकी मॉम एक साइड पानी में पैर डालकर बैठी थी। निहाल ने भी अपने जूते उतारे और जाकर अपनी पैंट फोल्ड करके उनके पास बैठ गया। चेतना जी ने जब निहाल को अपने पास बैठे देखा तो काफ़ी खुश हुई और बोली, हेलो बेटा, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? जिस पर निहाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ध्यान से उन्हें देखता ही रहा और फिर बोला, आप घर से बाहर गई थी ना? ये सुनते ही चेतना जी ने हामी से रिलाया। अब उनकी आंखें भी नम होने लगी थी। वो बोली, मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं ये कर पाई। मुझे ये सारी हिम्मत तारा ने ही दी। जिस पर निहाल बोला, आई एम सो हैप्पी मॉम, क्या आपने दोबारा ट्राई किया? जिस पर चेतना जी बोली, नहीं, मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया, इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। तो निहाल ने उनका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, चलिए फिर मेरे साथ, आज हम फिर से ट्राई करते हैं। निहाल की बात सुन चेतना जी भी अपनी जगह पर खड़ी हुई और धीरे धीरे निहाल के साथ घर के मेन गेट की तरफ बढ़ गई। निहाल ने उनका हाथ कसकर थामा हुआ था और अपने कदम धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ा रहा था। चेतना जी की हार्ट बीट तेज होने लगी थी। वो जैसे जैसे मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी, उनका पूरा बदन पसीने से भीगने लगा था और वो फिर से पैनिक स्टेट में जाने लगी थी। निहाल ने बेहद ही प्यार से कहा, घबराइए मत, मैं आपके साथ ही हूँ, आप ये कर सकती हैं। आपने अभी कुछ ही दिन पहले किया था, अभी दोबारा कर सकती हैं। प्लीज एक बार मेरे लिए कोशिश कीजिए। चेतना जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेन गेट की तरफ देखती रहीं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उनके कदम जैसे उनका साथ ही नहीं दे रहे थे। मेन गेट पर पहुंचने से पहले ही चेतना जी बहुत पैनिक करने लगी। उनकी हालत बिगड़ती देख निहाल वहीं रुक गया और बोला, बस बस कोई बात नहीं मॉम, सब ठीक है। हमने बस एक कोशिश करनी थी जो हमने की। कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। अब वापस चलते हैं। उसने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें वापस घर की तरफ ले आया। चलते चलते निहाल ने पूछा कि आपने डैड को इस बारे में बताया? जिस पर चेतना जी बोली, नहीं, मैंने उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया है। एक्चुअली मैं सरप्राइज देना चाहती हूँ। निहाल ने बोला, कोई बात नहीं, आप जब चाहें मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको जब ठीक लगेगा हम फिर से ट्राई करेंगे। निहाल ने चेतना जी को उनके रूम तक ड्रॉप किया। उसके बाद अपने कमरे में वापस आकर लेट गया। उसके दिमाग में अभी भी वही वीडियो चल रहा था जिसमें तारा हाथ पकड़कर चेतना जी को मेन गेट से बाहर ले गई थी। ये सब सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो सोचने लगा कि कैसे तारा ने उसकी जिंदगी में इतने बदलाव ला दिए। अगले दिन जब निहाल ऑफिस के लिए तैयार होने लगा, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा उसका खास बंदा उसे कॉल कर रहा था, जिसे उसने करण ग्रोवर के पीछे लगाया था। निहाल ने कॉल पे किया और कुछ देर सामने वाले की कही हुई सभी बातें सुनी। फिर उसने ओके कहकर फोन रख दिया। निहाल ने तारा को फ्लावर शॉप से पिक किया और बोला, हम कहीं और जा रहे हैं,
जब तारा ने पूछा कि कहाँ, तो निहाल बोला, मुझे खबर मिली है उस फैक्ट्री के बारे में जहाँ पर करण ने इलीगल तरीके से सारे लाइट्स और स्पेयर पार्ट्स बनाए थे। हम अभी वहीं जा रहे हैं और मुझे पक्का यकीन है हमें वहाँ पर और बहुत कुछ मिलेगा। तारा भी झट से बोली, हाँ चलो चलकर देखते हैं। और वो दोनों निकल गए। रास्ते में ही निहाल ने अपने डैड को कॉल करके कमिश्नर से बात करने के लिए कहा, जो कि उसके डैड के बहुत पुराने दोस्त थे। उसने एड्रेस और लोकेशन सेंड करके वहाँ पुलिस भेजने के लिए भी रिक्वेस्ट की। जब तक निहाल और तारा वहाँ पहुँचे तब तक वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। पुरानी सी उस फैक्ट्री में उन्होंने छापा मार दिया था और मजे की बात यह हुई कि करण ग्रोवर इस वक्त उस फैक्ट्री में ही मौजूद था। वो अपने सामने ही चंदेलियर्स और लाइट को चेक करवा रहा था। छापा पड़ते ही करण एकदम घबरा गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, मगर निहाल ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने वहां पर रखा सारा सामान भी जब्त कर लिया। निहाल और तारा ने कंप्लेंट लिखी और फौरन करण को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के साथ जाते जाते करण निहाल की तरफ पलटा और बोला, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम देखना एक दिन मैं वापिस आऊंगा। जिस पर निहाल पूरे एटीट्यूड से बोला, हाँ देखते हैं। वो जानता था कि इस बार करण ग्रोवर बहुत लंबे के लिए जेल गया है। निहाल ने उस पर इतने सारे चार्ज लगा दिए थे कि वो आसानी से जेल से बाहर नहीं आने वाला था। उसकी कंपनी तो पहले ही बैंक करप्ट हो चुकी थी, मगर जिन लोगों से लोन लेकर वो ये सब चैंडलर्स और लाइटों का काम कर रहा था, अब वो सारा पैसा भी डूब चुका था। तनिष और नैना शादी की तैयारी में लगे थे। तनिष एक भी पल के लिए नैना को अकेला नहीं छोड़ रहा था, या यूं कहें तो वो उस पर अपनी नजर रखे हुए था। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मौका पाते ही नैना निहाल से मिलने जाएगी। नैना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उस पर नजर रखी जा रही थी। निहाल के ऑफिस में सभी अपने अपने काम में बिजी थे। तभी तारा के पर्सनल ईमेल पर मुंबई की टॉप आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी से एक ईमेल आया। इस ईमेल को देख तारा बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसने तो किसी कॉलेज में अप्लाई किया ही नहीं था। अभी तक तो उसने सिर्फ कुछ कॉलेज शॉर्ट लिस्ट किए थे। यह बात और थी कि जिस कॉलेज से तारा को ईमेल आया था वो भी उसके शॉर्ट लिस्ट कॉलेज में से ही एक था। तारा मिले जुले भाव के साथ ईमेल पढ़ने लगी और फिर कुछ मिनट बाद खुशी और एक्साइटमेंट में अपनी जगह खड़ी होकर नाचने लगी। उसके पास बैठी लैला ने पूछा, अरे तारा क्या हुआ, तुम अचानक से? जिस पर तारा ने खुशी से लैला को गोल गोल घुमाते हुए बोला, तुम यकीन नहीं करोगी लैला, मुझे मुंबई की टॉप यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिला है। अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। उसने एक भी बार ये नहीं सोचा कि बिना अप्लाई किए उसे स्कॉलरशिप आखिर मिल कैसे गई। अपने केबिन से बाहर होते शोर को देख निहाल ने तारा के वर्क स्टेशन की तरफ नजर उठाकर देखा। तारा ऑफिस में हंस हंस कर सबको अपनी गुड न्यूज़ के बारे में बता रही थी। उसकी हरकतें देख निहाल ने छोटी छोटी आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर बोला, अचानक इसे क्या हुआ? खुश तो ऐसे हो रही है जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। फिर उसने कॉल करके तारा को अपने केबिन में बुलाया। तारा जैसे ही निहाल के केबिन में आई तो निहाल बोला, तुम्हारा काम खत्म हो गया है क्या, जो वहां पर सबके साथ मिलकर नाच रही हो? 2 पल के लिए तारा चुप हो गई, फिर बोली, बात ही ऐसी है, वो एक्चुअली मुझे मुंबई की टॉप यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिला है। ये सुनते ही निहाल की त्योरियां चढ़ गईं। उसने पूछा, तुमने कब अप्लाई किया इस यूनिवर्सिटी में? और तुम जानती हो ना कि इस यूनिवर्सिटी में हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता और ना ही स्कॉलरशिप मिलता है। जिस पर तारा ने जवाब दिया, मैंने तो अप्लाई नहीं किया, मगर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कॉल आया है। वैसे व्हाट डू यू मीन कि हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता? तुम क्या सोचते हो कि मैं इस लायक नहीं हूँ? जिस पर निहाल बात को संभालते हुए बोला, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर तुमने उस कॉलेज के लिए अप्लाई किया ही कब? कल जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ एडमिशन लेना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, तो तुमने साफ इनकार कर दिया। तुमने मुझे यह तक नहीं बताया कि तुम ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हो। इस पर तारा झट से बोली, मैंने अप्लाई नहीं किया और मैं इस बारे में कुछ जानती भी नहीं। मुझे सिर्फ उनकी तरफ से ज्वाइनिंग के लिए कॉल आया है और मेरी पूरी फीस स्कॉलरशिप पर है। तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए
कि अब मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊँगी, अपना सपना पूरा कर पाऊँगी और तुम तो उल्टा मुझ पर चिल्ला रहे हो। निहाल ने खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर बोला, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ तारा। तुम्हें कब से ज्वाइन करना है? जिस पर तारा ने कहा, मुझे 3-4 दिन में ज्वाइन करने जाना होगा। यह सुनते ही निहाल एकदम चुप हो गया। जब तारा को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है, तो वो भी एकदम चुप हो गई। 3-4 दिन, इसका मतलब था कि 3-4 दिन में तारा मुंबई चली जाने वाली थी। ये सुनते ही निहाल का चेहरा उतर गया और वो फिर बोला, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ जॉब करोगी ना, फिर अब क्या हुआ? जिस पर तारा बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं दिन रात लगाकर जो भी प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है उनकी लैंडस्केपिंग पूरी करके ही जाऊंगी। मगर निहाल, ये मेरा सपना है। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद काम करके अपना नाम बनाना है। सॉरी, मगर मैं अब यहाँ पर और काम नहीं कर पाऊंगी। ये सुनते ही निहाल अपनी जगह से खड़ा हुआ और आगे बढ़कर तारा से हाथ मिलाया। फिर बोला, कांग्रेचुलेशंस तारा। तारा सोचे बैठी थी कि खुशी के मारे निहाल के गले ही लग जाएगी। उसने सोचा वो आगे बढ़कर तारा को हक कर लेगा, मगर जब निहाल हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा तो सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई। अब तारा को भी हाथ बढ़ाकर मिलाना पड़ा। तारा ने नोटिस किया कि निहाल का चेहरा एकदम उतर चुका था। उसकी खुद की आंखों में नमी भरने लगी थी। वो चुपचाप वहां से पलटी और वापस अपने वर्क स्टेशन पर आकर बैठ गई। निहाल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कहाँ तो नैना की शादी की परेशानी चल रही थी और अब तारा भी जा रही थी। जहाँ सब समझ रहे थे कि निहाल अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज है कि वो तारा को चुनेगा या नैना को। वही निहाल एक क्लियर मन से बैठा था। वो जानता था कि उसे क्या करना है, मगर जैसे जुबान उसका साथ ही नहीं दे रही थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, ना ही नैना से और ना ही तारा से। तारा की न्यूज़ ने निहाल को हिलाकर रख दिया था। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा तारा के वर्क स्टेशन की तरफ ही देखे जा रहा था। और वहीं तारा भी अपने वर्क स्टेशन पर सिर पकड़कर बैठी थी। अब उसे भी एहसास होने लगा था कि पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे एक दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, निहाल से दूर, सबसे दूर। ये सब सोचकर भी उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी। वो सोच रही थी कि शायद निहाल उसे रोक ले, मगर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि निहाल तो नैना की शादी को लेकर परेशान है। फिर उसने सोचा, अच्छा ही होगा, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो ही रहा है क्योंकि नैना की शादी होने वाली है। मगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर तारा उन दोनों के बीच से हट जाए तो निहाल और नैना एक हो पाए। ये सब सोचते हुए तारा ने अपना मन बना लिया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए निहाल की जिंदगी से चली जाएगी। शाम होते ही तारा जल्दी से घर पहुंची और ये न्यूज़ जाकर अपनी सहेली और बूजी को भी सुनाई, जिस पर सभी खुशी से झूम उठे। मगर वो इस बात से बेहद परेशान थे। उसे 3 से 4 दिन में ही जाना था। रात को खाने के बाद सब अपने रूम में सोने जा चुके थे। वहीं तारा लैपटॉप पर बैठकर अपना बचा हुआ काम पूरा कर रही थी। जैसा कि उसने निहाल से वादा किया था कि वो जाने से पहले सारे लैंडस्केपिंग के काम खत्म करके ही जाएगी। वो सभी काम जल्दी जल्दी खत्म करने में लगी थी। तारा बहुत मेहनती और अपनी बात पर अटल रहने वालों में से थी और ये बात निहाल भी जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे हर रात जाग कर ही क्यों ना काम करना पड़े, मगर तारा जाने से पहले अपना सारा काम खत्म करके ही जाएगी। उधर निहाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका दिल बहुत बेचैन था। उसका मन कर रहा था कि तारा को रोक ले, मगर तारा के लिए उसकी पढ़ाई कितनी ज्यादा मायने रखती थी, ये बात वो अच्छी तरह से जानता था। इसलिए वो उसे रोक भी नहीं पा रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तारा का सपना टूट जाए। एक तरह से वो तारा के लिए खुश भी था, मगर तारा उससे दूर होने वाली थी, ये सोच सोच कर उसकी जान निकली जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे करे, मगर उसे दूर जाने से रोक ले। तारा के मुंबई जाने वाली बात अब लगभग सभी को पता चल चुकी थी। तारा जोरों शोरों से अपना सारा काम खत्म करने में लगी थी। उसके पास सिर्फ आज का ही दिन बचा था, क्योंकि कल उसे मुंबई जाना था। पिछले 3-4 दिनों में निहाल एकदम चुप सा हो गया था। ना ही वो ज्यादा किसी से बात कर रहा था और ना ही उसका काम में मन लग रहा था। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त तारा के साथ बिताना चाहता था, मगर तारा अपना सारा वक्त
सिर्फ काम खत्म करने में ही लगी थी। चाहती तो वो भी थी कि जाने से पहले निहाल के साथ कुछ वक्त बिताए, मगर अपना मन मार कर और बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके उसने अपने आप को निहाल से दूर रख रखा था, ताकि वो जाने से पहले कमजोर ना पड़ जाए। उसने सोच लिया था कि अब वो निहाल की जिंदगी से चली जाएगी। वो कहीं ना कहीं जानती थी कि उसके जाने के बाद ही शायद निहाल नैना के बारे में सोच पाए। वो अभी भी यही सोचती थी कि निहाल के मन में नैना के लिए फीलिंग्स है। वहीं दूसरी तरफ निहाल की हालत काफी खराब थी। इस वक्त उसके मन में नैना का ख्याल तक नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तारा ही घूम रही थी। उसे नैना की शादी से सिर्फ यही दिक्कत थी कि नैना शादी के बाद या तो होल्डिंग का काम कंटिन्यू करे या फिर अपने होल्डिंग के शेयर्स उसे भेज दे। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि नैना जरूर अपने शेयर किसी और को बेच देगी। वो समझ चुका था कि उसके मन में नैना के लिए कोई भी प्यार वाली फीलिंग्स नहीं थी। अगर उसे किसी से प्यार था, किसी के लिए फीलिंग्स थी, तो वो तो सिर्फ तारा थी। मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो तारा से अपनी फीलिंग कन्फेस कैसे करे। वो नहीं चाहता था कि उसकी फीलिंग या उसका प्यार तारा की पढ़ाई और उसके सपने के बीच में आए। बस यही सोच सोच कर उसने अपनी हालत खराब की हुई थी। टेंशन और परेशानी की वजह से उसने अपना खाना पीना भी बंद कर रखा था। ना ही वो जिम जा रहा था और ना ही अपने खाने पर ध्यान दे रहा था। 2 दिन से उसे हल्का बुखार भी था, मगर उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। वो जानता था कि आज का दिन उसके पास आखिरी था। वो सुबह जल्दी ही तैयार होकर फ्लावर शॉप पहुंचा और तारा को पिक करके ऑफिस ले आया। तारा ने ऑफिस जाकर अपना सारा काम और सभी फाइल सबमिट कर दी थी। कुछ देर बाद निहाल तारा के पास आया और बोला, तुम्हारी लैंडस्केपिंग के एक प्रोजेक्ट में थोड़ी सी चेंज चाहिए। जिस पर तारा ने बोला, हाँ बताओ, जो भी चेंजेस करने हैं मैं कर दूंगी, मेरे पास आज का दिन है। निहाल बोला कि साइट यहाँ से कुछ ही दूर पर है, एक बार हमें चलकर साइट विजिट करना चाहिए और उसके बाद उस जगह को नज़र में रखते हुए ही तुम्हें लैंडस्केपिंग चेंजेस का काम पूरा कर देना है। तारा ने कहा, ठीक है, फिर हम चलकर एक बार साइट विजिट करके ही आते हैं। और वो दोनों साइट विजिट के लिए निकल गए। निहाल के ऑफिस से कुछ ही दूर पर एक बहुत ही खूबसूरत घर था। निहाल ने तारा को वो पूरा घर और उसके बैकयार्ड का एरिया दिखाया, फिर लैंडस्केपिंग डिस्कस करने लगा। तारा ने भी सभी जरूरी पॉइंट्स नोट कर लिए ताकि वो ऑफिस पहुंचकर उन सभी पर काम कर सके। उस जगह अपना काम खत्म करने के बाद तारा और निहाल कहीं आसपास घूमने लगे। वहां के नज़ारों का आनंद लेने लगे। वो जगह बेहद खूबसूरत थी, जहाँ तारा चारों तरफ पेड़ पौधों और फूलों को देखकर खुश हो रही थी। वहीं निहाल की नज़र सिर्फ तारा पर थी। तारा भी यह बात जानती थी कि निहाल सिर्फ उसी को देख रहा था, मगर वो खुद को कंट्रोल करके अपना ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रही थी। तभी निहाल तारा के करीब आया और बोला, तो फाइनली सभी काम खत्म हो गए हैं और तुम भी कल जा रही हो। इस पर तारा ने हल्की स्माइल के साथ कहा, मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया है, ऑफिस का भी और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का भी। जिस पर निहाल बोला, तुम क्यों जाना चाहती हो मुझसे दूर? तारा ने झट से अपना चेहरा ऊपर किया और निहाल को देखने लगी। अपनी आंखों में आई हुई नमी को कंट्रोल कर बोली, क्योंकि मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ निहाल। शायद तुम भूल गए, पर मैं नहीं भूली कि तुम वही हो जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई थी। मजबूरी में मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, मगर मैंने अपना वह कॉन्ट्रैक्ट और अपना सारा काम पूरा कर दिया है। मुझे इतनी मुश्किल से जिंदगी ने दोबारा मौका दिया है, अब मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहती। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें तो नैना मिल चुकी है ना। आज भी वो सिर्फ तुम्हारे एक कॉल का इंतजार कर रही है। तुम उसे एक कॉल कर दोगे तो भागती हुई तुम्हारे पास आ जाएगी। जिस पर निहाल ने नामे से हिला दिया और बोला, नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे अब तुम्हें हाँ करना चाहिए, नैना को नहीं। ये सुनते ही तारा के होश उड़ गए और उसे महसूस हुआ कि वो खुद पर कंट्रोल खोने लगी है। तारा पलटकर खड़ी हो गई। अब उसकी पीठ निहाल की तरफ थी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि निहाल उसके चेहरे को पढ़ ना पाए और उसकी आंखों में आते आंसू देख ना पाए। तारा भी निहाल से बेहद प्यार करने लगी थी, मगर वो जानती थी कि उसके वहां रहने की वजह से निहाल नैना को चांस नहीं देगा। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं
निहाल के मन में आज भी नैना ही बसती है। निहाल फिर बोला, मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, तुम रुक जाओ प्लीज, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर तारा ने कहा, मगर मुझे जाना होगा। निहाल आगे बढ़ा और तारा का हाथ पकड़कर पूछा, मगर क्यों जाना होगा? तारा ने निहाल का हाथ झटका और बोली, क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। तुम अपनी नैना के साथ खुश रहो। ये सुनते ही अब निहाल की आंखें भी नम होने लगी थीं और उसे गुस्सा भी आने लगा था। उसने तारा का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ घुमाया और गले लगा लिया। फिर बेहद ही धीमे से बोला, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तारा ने खुद को निहाल से अलग किया और बोली, मैं भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हफ्ते देने के लिए, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं तुम्हें भी कभी नहीं भूल पाऊंगी निहाल। इतना कह वो 2 कदम पीछे हुई और फिर बोली, अब हमें चलना चाहिए, कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। दोनों की आंखों में आंसुओं का सैलाब था, जिसे वो दोनों एक दूसरे से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। निहाल कुछ पल उसे जाते देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा उसे नैना कॉल कर रही थी। निहाल ने कॉल पे किया तो दूसरी साइड से नैना बोली, निहाल कैसे हो तुम? निहाल ने कोई जवाब नहीं दिया तो नैना आगे बोली, वो मैं तुमसे मिलने आना चाहती थी, मगर तनिष्क मुझे कहीं अकेले निकलने ही नहीं दे रहा, तो बस बड़ी मुश्किल से आज ही मौका निकाल पाई हूँ। मैं आज शाम को तुम्हें ऑफिस आकर मिलती हूँ। जिस पर निहाल ने ठीक है कहा और फोन रख दिया। अब वो भी तारा के पीछे पीछे गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद तारा और निहाल दोनों ही ऑफिस पहुंच चुके थे। तारा ऑफिस पहुंचकर सबसे एक आखिरी बार मिलना चाहती थी। ऑफिस जाकर उसने पहले अपना लैंडस्केपिंग का काम खत्म किया, फिर सभी को बाय बोला। तारा की बात सुन लैला थोड़ी इमोशनल हो गई और बोली, तुम क्यों जा रही हो तारा? मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। अब तुम जाओगी तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी और वो मिस्टर निहाल को अकेले ही झेलना पड़ेगा। ये सुन तारा की हंसी छूट गई और वो बोली, तुम सब संभाल लोगी लैला, तुम एक स्ट्रांग लड़की हो, मैं जानती हूँ तुम सब संभाल लोगी। निहाल का ध्यान रखना। जिस पर लैला बोली, काश तुम्हारे जाने के बाद मिस्टर निहाल फिर से खड़ूस न बन जाए। अब उनका गुस्सा झेलने की आदत नहीं रही। जिस पर तारा सिर्फ मुस्कुरा दी मगर कुछ नहीं बोली। लैला आगे बोली, क्या तुम आज शाम की मीटिंग के लिए रुकोगी या चली जाओगी? जिस पर तारा ने सवालिया नजरों से लैला की तरफ देखा और पूछा, कौन सी मीटिंग? तो लैला बोली, क्या तुम नहीं जानती? मिस नैना ने मिस्टर निहाल के साथ शाम की मीटिंग फिक्स की है। ये सुनते ही तारा को झटका लगा। कहाँ तो अभी कुछ देर पहले निहाल उसे हाँ करने के लिए कह रहा था और कहाँ अब वह उसके पीछे से नैना के साथ मीटिंग भी फिक्स करने लगा है। लैला ने आगे कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। अगर मिस्टर निहाल ने मुझे मेरी जगह से ज़्यादा देर गायब देखा तो फिर आज मेरी क्लास पक्का लगेगी, कहकर वह चली गई। तारा वहीं खड़ी सोचती रही कि निहाल कौन सी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। अभी तो हाथ पैर जोड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और उसके पलटते ही नैना के साथ मीटिंग रख रहा है। इसका मतलब वो नैना से मिलकर उससे बात करने वाला है। ये सुन तारा को गुस्सा आने लगा था। गुस्से में तिल मिलाते हुए तारा अपने वर्क स्टेशन पर आई, अपना सारा सामान समेटा और अपना बैग उठाकर सीधा ऑफिस से बाहर जाने लगी। निहाल जो कि कॉन्फ्रेंस रूम से अपने केबिन की तरफ जा रहा था, जब उसने तारा को ऑफिस से बाहर की ओर जाते देखा तो उसके पीछे गया। निहाल ने आवाज लगाकर तारा को रोकने की कोशिश की मगर तारा नहीं रुकी। निहाल को उसका ये बिहेवियर बहुत अजीब लगा। वो तेज कदमों से उसके पीछे जाने लगा और फिर उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो तुम? अभी तो ऑफिस खत्म होने में टाइम है ना? तारा गुस्से में जल भुन चुकी थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो निहाल की तरफ मुड़कर खड़ी हुई और बोली, तुम्हें इससे क्या है? मैंने अपना काम तो खत्म कर दिया ना, और सबको यहाँ भाई भी बोल दिया। अब मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम अपने काम से मतलब रखो। तारा का स्टोर में बात करना निहाल को खल गया। वो भी ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? क्या बोले जा रही हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मुझसे दूर जाने की? तारा बोली, क्योंकि तुम्हारे जैसे दोगले आदमी के साथ मैं एक पल भी नहीं बिताना चाहती, इसलिए तुमसे ज्यादा से ज्यादा दूर जाना चाहती हूँ, समझे तुम?
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों बार बार मेरे पीछे आकर मुझे रोक रहे हो? तो निहाल बोला, मेरी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें किसी ने स्कॉलरशिप ऑफर की और तुमने उसे झट से एक्सेप्ट कर लिया। मगर मैं कब से तुम्हें स्कॉलरशिप ऑफर करना चाहता हूँ, तब तुमने मेरी एक ना मानी। ऐसा क्या है जो तुम किसी और का ऑफर एक्सेप्ट करने को तैयार हो, मगर मेरा नहीं? जिस पर तारा चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि तुम अभी भी धोखेबाज हो। अभी कुछ देर पहले तक तो तुम मुझे हाँ करने की बात कर रहे थे और अब तुम नैना से मीटिंग फिक्स करके बैठे हो। ये सुनते ही निहाल अजीब तरीके से तारा को देखने लगा। कौन सी मीटिंग? जिस पर तारा बोली, मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो। जब वो तुमसे मिलने आ ही रही है तो तुम भी बात कर लो ना उसे। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ साफ साफ कि वो क्या चाहती है तुमसे, और तुम भी तो पहले दिन से यही चाहते थे ना कि वो तुम्हारे पास आ जाए। अब जब आ रही है, बार बार तुमसे बात करना चाह रही है, तो तुम हाँ करके उसे खत्म क्यों नहीं करते? तुम भी शांति से अपनी जिंदगी जियो और मैं भी जो करना चाहती हूँ मुझे करने दो। मेरा पीछा छोड़ दो निहाल। निहाल बेहद करीब से तारा के गुस्से में लाल हुए चेहरे को देख रहा था और फिर अचानक बोला, ओके, छोड़ दिया तुम्हारा पीछा। तुम्हें जैसे करना है, जो करना है करो। तारा को निहाल की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तारा अपने दांत पीसते हुए बोली, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं रुक जाऊं तो साफ साफ मुझे कहो कि मैं रुक जाऊं, और ये भी बताओ कि क्यों रुक जाऊं और किसके लिए रुक जाऊं। तारा चाहती थी कि अब निहाल उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करे। वो अच्छी तरह से जानती थी कि निहाल भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे करती है। तारा की बात सुनकर निहाल बोला, उसे क्या ही रोकूं, जिसने अपना जाने का मन बना रखा है। कहकर वो मुड़कर चला गया और तारा अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद वह मुड़ी और वापस अपने घर चली गई। वहीं दूसरी तरफ तारा के घर पर बूजी तारा की पैकिंग करने में लगी थी। वो जानती थी कि अगले ही दिन तारा मुंबई जाने वाली थी। उसे काम में बिजी देख बूजी ने सोचा क्यों ना उसकी पैकिंग कर उसका थोड़ा हाथ बटा दें। बूजी ने तारा के स्टडी टेबल का ड्रॉर खोला तो कुछ किताबों के नीचे उन्हें एक फाइल दिखाई दी। बूजी तारा के जरूरी डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी जो कि उसे अपने साथ मुंबई ले जाने थे। उस अजीब सी फाइल को देखकर बूजी ने उसे बाहर निकाला और खोलकर देखने लगी। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रही थी उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये फाइल निहाल और तारा के कॉन्ट्रैक्ट की ही फाइल थी जो तारा ने अपनी किताबों के बीच में छुपा रखी थी। मगर अब ये फाइल बूजी के हाथ लग चुकी थी। वो वहीं कुर्सी पर धम से बैठ गई और सारा कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ने लगी। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि इसकी जानकारी निहाल की मम को भी थी। बूजी ने उसी वक्त निहाल की मम को फोन मिलाया। तारा की बूजी का कॉल आता देख चेतना जी काफी हैरान हुई, मगर फिर उन्होंने फोन पे किया तो बूजी ने बिना ही किसी लाग लपेटे के सीधी बात की, निहाल और तारा के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप जानती थी? क्या मैं सही कह रही हूँ ना? चेतना जी ये सुन कुछ पल के लिए फ्रीज हो गईं, फिर बोली, जी। जिस पर बूजी को और गुस्सा आने लगा। वो आगे बोली, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर बच्चे कुछ गलती कर रहे थे तो आपने उनको रोकने की बजाय उसमें उनका साथ दिया। क्या आपको इस बारे में एक बार मुझे नहीं बताना चाहिए था? वो दोनों जो करते रहे उसमें उसका साथ देती रही। मुझे आपसे इस तरीके के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। चेतना जी बोली, इसमें मेरे बेटे की कोई भी गलती नहीं है, और वैसे भी आपकी बेटी तो सब कुछ पहले से ही जानती थी। आप जाकर उसी से क्यों नहीं बात करती? ये सुन बूजी का पारा चढ़ गया और वो चिल्लाई, अब तक जो हुआ सो हुआ, मगर अपने बेटे को समझा देना कि आज के बाद मेरी बच्ची के आसपास भी दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहकर उन्होंने फोन पटक दिया। बूजी की आवाज़ सोनिया और शीतल ने भी सुन ली, जो कि तारा के कमरे के बाहर ही खड़ी थी। असल में वो दोनों तारा की मदद के लिए ही आई थी, मगर जब उन्होंने बूजी को इस तरीके से किसी से चिल्लाकर बात करते देखा तो तारा के कमरे के दरवाजे पर ही रुक गई। बूजी के फोन रखने के बाद वो दोनों कमरे में आई और घुटने के बल उनके पास बैठ गई। उनका हाथ पकड़ लिया। उन दोनों को अपने सामने देख बूजी बिलक कर रोने लगी और बोली, देखा तुमने, तारा ने ये क्या कर लिया? इतनी बड़ी बात छुपाई। वो तारा जो एक छोटी सी छोटी बात हमसे शेयर करती है, आज इतनी बड़ी बात अपने अंदर छुपा गई।
क्या बीती होगी मेरी बच्ची पर। असल में हुआ क्या होगा उसके साथ जो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा। उनकी बातें सुन सोनिया और शीतल की भी आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तारा जैसी स्ट्रांग लड़की को इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा। फिर बूजी बोली, अच्छा ही हुआ कि तारा कल जा रही है। वो निहाल से जितना दूर रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा है। ये कहकर उन्होंने खुद को संभाला और फिर तारा की पैकिंग में लग गई। शीतल और सोनिया भी कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर उनके साथ पैकिंग में लग गई। बूजी को शायद अंदाजा नहीं था कि तारा के मन में निहाल के लिए क्या फीलिंग्स हैं, मगर अब तक शीतल और सोनिया बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि तारा निहाल को बेहद प्यार करती है। और वो समझ रही थी कि अगले दिन मुंबई जाना तारा के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा, मगर अब उन्हें इंतजार था तारा के घर आने का, ताकि वह उससे बात कर सके। तारा अपने घर पहुंच चुकी थी। अपने रूम में पहुंचकर उसने देखा कि बूजी ने उसकी ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कर दी थी। तारा को रूम में आते देख शीतल और सोनिया ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया, फिर कमरे से बाहर चली गई। वो चाहती थी कि बूजी पहले तारा से बात करें। तारा बूजी जी के पास आई तो पूछा, अरे आपने पहले ही सारी पैकिंग कर दी। जिस पर बूजी ने उसकी तरफ सिर्फ मुस्कुराकर देखा, फिर उसका हाथ पकड़ धीरे से बेड पर बैठा लिया और बोली, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तारा ने कहा, हाँ कहिए। तो वो आगे बोली, देखो मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारे पास उसका एक रीजन होगा कि तुमने ये क्यों किया, मगर मुझे अच्छा लगता अगर ये बात मुझे तुमसे पता चलती। ये सुन तारा सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखने लगी, फिर बोली, आप किस बारे में बात कर रही हैं, मैं समझी नहीं। तो बूजी ने कहा, मुझे पता चल गया है कि तुमने निहाल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तुम दोनों के उस खेल के बारे में मैं जान चुकी हूँ, और यह भी कि तुमने यह सब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए किया। कहते कहते बूजी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। उनकी हालत देखकर तारा आगे बढ़ी और उनके गले लग गई। दोनों एक दूसरे के गले लग रो रही थी। रोते रोते तारा बोली, आई एम सो सॉरी। मैं आपको बताना चाहती थी मगर नहीं बता पाई। आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। बूजी जी ने जवाब दिया, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, मगर ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि मैं तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाई। तुम जैसे चाहती थी मैं तुम्हें वैसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करा पाई। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। जिस पर तारा ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने आज तक मेरे लिए बहुत किया है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। प्लीज आप रोइए मत, चुप हो जाइए। कुछ देर बाद बूजी और तारा दोनों ही रोते रोते चुप हो गई, या यूं कहें कि दोनों का ही मन हल्का हो चुका था। फिर बूजी ने हिम्मत जुटाकर तारा से पूछा कि क्या तुम्हारे और निहाल के बीच कुछ सीरियस है। जिस पर तारा ने नामे से हिलाया और बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बूजी ने आगे कहा, देखो तारा, मैं नहीं चाहती कि तुम निहाल ओबराय या उसके परिवार में किसी से भी दोबारा मिलो। जिस पर तारा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ सब खत्म हो चुका है, आप फिक्र मत कीजिए। वहीं दूसरी तरफ निहाल की तबीयत अब थोड़ी बिगड़ने लगी थी। वो चुपचाप अपने केबिन से उठा और रोहन के केबिन की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने रोहन से कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह आज के लिए घर जाना चाहता है। रोहन बोला, ठीक है कोई बात नहीं, तू जा, मैं सब काम देख लूंगा। निहाल वहां से निकल गया। घर पहुंचकर निहाल चुपचाप बिना किसी से बात किया सीधा अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं गार्डन में बैठी चेतना जी की नज़र जब निहाल पर पड़ी तो वह काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि इस वक्त निहाल का ऑफिस से घर आना उन्हें बेहद अजीब लगा। उन्हें निहाल की चिंता होने लगी थी। निहाल का हाल पूछने के लिए वो उसके स्टडी रूम की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने पूछा, तुम इस टाइम घर पर कैसे हो? तुम इस वक्त ऑफिस में होते हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? निहाल पहले से ही काफी परेशान था, सिर पर हाथ रखकर बैठा था। वो खींचकर बोला, मैं ठीक हूँ, जो भी है आप जाइए यहाँ से। आज मैं घर पर ही रहना चाहता हूँ और अकेले रहना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए। कहकर उसने चेतना जी को बाहर जाने का इशारा किया। चेतना जी को उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर निहाल को खींचते देख उन्होंने वहां से बाहर जाना ही सही समझा। कुछ देर स्टडी में बैठे रहने के बाद जब निहाल का मन नहीं लगा तो वहां से उठकर अपने लिविंग रूम की तरफ चला गया। सोफे पर बैठकर उसने टीवी ऑन किया
और सोचा कुछ वक्त टीवी देखकर ही टाइम पास कर ले। जब उसने टीवी ऑन किया तो सामने चैनल पर मुंबई के ताज होटल की तस्वीर आ रही थी, जिसे देख निहाल चिढ़ गया और बोला, क्या है ये, हर जगह मुंबई मुंबई। ये कहकर उसने चैनल बदल दिया। अब दूसरे चैनल पर मुंबई इंडियंस का आईपीएल मैच आ रहा था। एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर मुंबई देख निहाल और ज्यादा चिढ़ गया। उसने टीवी बंद कर रिमोट वहीं साइड में पटक दिया और बोला, क्या मुझे हर जगह मुंबई मुंबई दिखाई दे रहा है और ये खुद तारा भी मुंबई ही जा रही है। लगता है मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। ये सब सोचते हुए निहाल ने पीछे सोफे पर अपना सिर टिका लिया और लंबी गहरी सांस ले खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी वहां बॉबी आया, जिसके हाथ में निहाल के लिए ग्रीन टी थी। ये ग्रीन टी निहाल के लिए चेतना जी ने ही भेजी थी। उन्हें लग रहा था कि निहाल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि शायद ग्रीन टी पीकर निहाल को थोड़ा बेहतर महसूस हो। निहाल ने बॉबी को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं आपके लिए ग्रीन टी लेकर आया हूँ, आप इसे पी लो, आपको अच्छा महसूस होगा। निहाल लगभग चिल्लाते हुए बोला, मैंने मॉम से कहा था कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। तुम ये सब ले जाओ यहाँ से और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। बॉबी ने जब देखा कि निहाल का गुस्सा बढ़ रहा था तो उसने सारा सामान उठाया और वहां से चंपत हो गया। गिलास हाउस से बाहर आकर बॉबी ने चेतना जी की तरफ देखा, जो वहीं बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने उससे पूछा, तुम इतनी जल्दी ग्रीन टी देकर भी आ गए? तो वो बोला, मिस्टर निहाल बहुत गुस्से में है, उन्होंने कोई ग्रीन टी नहीं पी और मुझे वहां से भगा दिया। अब मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, वरना मुझे पीटेंगे। यह सुन चेतना जी ने अपना सिर पीट लिया और बोली, कितने बेवकूफ हो तुम, अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। जिस पर वो बोला, मगर अब हम क्या कर सकते हैं? चेतना जी आगे बोली, निहाल जब बहुत ज्यादा उदास होता है तब उसकी तबीयत इस तरीके से बिगड़ती है। कुछ सोचकर उन्होंने नैना को फोन मिलाया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।